नमस्ते, आदाब और हेलो मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम रिश्ते की और कैसे उस रिश्ते को एक दूसरी लगन से भी देखा जा सकता है और वो आपके लिए बहुत मजबूत नतीजे भी दिखा सकता है। अब ये बहुत अहम रिश्ता कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये बहुत अहम रिश्ता वो रिश्ता है जो आपका आपके जीवन साथी के साथ है और आपका ये बेहतर हिस्सा आपके लिए रहबरी करने वाला फैक्टर हो सकता है और आपके साथ सबसे लंबे वक्त तक जिंदा रहने वाला रिश्ता हो सकता है। ये रिश्ता इसलिए भी अहम है क्योंकि जीवन साथी, अगर आपका बस एक ही जीवन साथी है और आपकी शादी सही वक्त पर हुई है, तो ये रिश्ता, ये जीवन साथी आपके साथ सबसे लंबे अरसे तक रह सकता है, वो भी आपके सबसे करीबी क्वार्टर्स में, यानी कि एक ही घर में। आमतौर पर आपके बच्चे आपके साथ पहले 15, 16, 20, 25 साल तक ही रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा, और फिर वो अलग हो जाएंगे और अपनी जिंदगी बसाएंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। आपके भाई बहन आपके साथ तब तक रह सकते हैं जब तक आपकी उम्र शायद 20-25 साल है, और फिर वो भी अलग होकर अपनी जिंदगी, अपना परिवार बसा लेंगे, वगैरह वगैरह। और आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसे ही कुछ सालों तक रहेंगे। तो आमतौर पर कोई भी रिश्ता आपके साथ इतने करीबी क्वार्टर्स में बहुत लंबे अरसे तक नहीं रहेगा। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली होती है, लेकिन उसमें भी आपकी बच्चों तक पहुँच और वो आपकी जिंदगी में कितने शामिल है और उनकी शादी के बाद आपकी उनकी जिंदगी में कितनी दिलचस्पी रह जाती है, वो बहुत ही मुख्तसर होती है। हालांकि जीवन साथी वो रिश्ता है जिसमें आपकी जिंदगी का हर हिस्सा, हर सूरत हाल, हर इलाका जीवन साथी पूरी तरह और गहराई से शामिल होता है और शामिल होना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी आपको किसी और से कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानेगा। आप अपनी सबसे ज्यादा हिफाजत अपने जीवन साथी के सामने ही ढीली करते हैं। जीवन साथी आपके बदन का हर कोना किनारा जानता है, वो आपके हर फोड़े, हर मुहासे, आपके बदन के हर उभार को जान सकता है, और वो आपकी छोटी से छोटी भावनात्मक मुश्किलें जो आप गुजरते हैं, उतार चढ़ाव, वो भी जान सकता है, और वो आपको बहुत करीब से देख समझ सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। और उस दिलचस्पी के साथ जो जीवन साथी आप में लेता है, क्योंकि एक वजह तो ये है कि जीवन साथी की एक दूसरे पर निर्भरता बहुत बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, करीबी और अंतरंग रिश्ते की वजह से एक दूसरे पर निर्भरता और एक दूसरे पर भरोसा और एक दूसरे के लिए वफादारी भी बहुत ज्यादा और बहुत ऊंची होती है, और इसीलिए जीवन साथी वो रिश्ता है जो किसी की जिंदगी के लिए नाजुक होता है। इसलिए जब हम देखते हैं, जब हम शादीशुदा जिंदगी के बारे में सवाल पूछते हैं या हम कुंडली में देखते हैं कि शादीशुदा जिंदगी कैसे जाहिर होगी, तो कभी कभी हमें सिर्फ ये जानने के लिए एक कुंडली या होरोस्कोप भेजी जाती है कि जीवन साथी का रिश्ता और हमारा उनके साथ कैसा हो सकता है। तो ये निश्चित तौर पर अहमियत का और कभी कभी हमारी फिक्र का भी एक इलाका है। तो इस रिश्ते को काफी अहमियत दी जानी चाहिए, और ये वो रिश्ता या इलाका होना चाहिए जिसे हम सबसे गहराई से देखें, अपने करियर से ज्यादा, अपनी सेहत से ज्यादा, अपनी इज्जत से ज्यादा, अपने दौलती फायदों से ज्यादा। जीवन साथी के साथ रिश्ते को सबसे गहराई से देखा जाना चाहिए, और ये इसलिए भी क्योंकि अगर आपका अच्छा जीवन साथी है, अगर आपका बहुत प्यार करने वाला, सहारा देने वाला और फिक्रमंद जीवन साथी है, तो सबसे मुश्किल वक्त भी आसानी से गुजर सकता है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दौलत है, सबसे बड़ी किस्मत है, और अगर आपका जीवन साथी निपटने में मुश्किल है और वो आपका दुश्मन बन जाए, आपको अदालत तक घसीटे, आप पर इल्जाम लगाए, आप पर भरोसा कम करे, आप पर बेईमानी के आरोप लगाए, वगैरह वगैरह, तो आपकी जिंदगी बदहाल हो सकती है। और दूसरा, इंसान जो सबसे ज्यादा इज्जत समाज में खोता है, वो भी इस बात से हो सकती है कि हमारा जीवन साथी हमारे साथ कैसा सुलूक करता है। अगर हमारा जीवन साथी कहता है कि हम अच्छे इंसान हैं और हम ईमानदार हैं, हम नैतिक हैं, हम प्यार करने वाले, सहारा देने वाले हैं और हम ज्यादा इंसानियती वाले हैं, तो दुनिया जरूर चौंकती है और नोटिस लेती है। दुनिया हमारे माँ बाप की बात पर कम यकीन करती है, क्योंकि वो जानती है कि माँ बाप का बच्चे के लिए हमेशा नर्म दिल होता है। हमारे बच्चे शायद हमारे बारे में ये बता सकें, लेकिन आमतौर पर बच्चे ऐसा बहुत देर तक नहीं करते। लेकिन जीवन साथी वो शख्स है जिसके पास आलोचना करने की भी आजादी और इजाजत होती है। तो आलोचना करने की इजाजत होने के बावजूद अगर जीवन साथी फिर भी आपकी तरफ उंगली उठाए और वो भी आपकी तारीफ करते हुए, कहते हुए कि ये अच्छा आदमी है, ये ईमानदार आदमी है, ये फिक्रमंद और प्यार करने वाला जीवन साथी या बीवी है, तो हाँ, निश्चित तौर पर आपके अच्छे इंसान होने की संभावना ज्यादा है
और लोग नोटिस जरूर लेते हैं और लोग आपके साथ वैसा ही सुलूक करते हैं। जीवन साथी की सूरत हाल सिर्फ सातवें घर की बजाय एक उपद लग्न के नजरिए से भी अहम है, और इसीलिए उपद लग्न अहम है क्योंकि ये उपद लग्न इस बात की पुष्टि करता है कि सातवां घर आपको क्या बता रहा है या नहीं बता रहा, या नवांश जिंदगी के कुछ पहलुओं पर रोशनी डाल रहा है या नहीं डाल रहा। तो आइए देखते हैं कि उपद लग्न हमें कैसे बताता है कि रिश्ता कैसे जाहिर हो सकता है, कैसे अदा हो सकता है, ये हमारे लिए किस तरह की मुश्किलें और या कामयाबियां ला सकता है। तो उपद लग्न क्या है? उपद लग्न को देखा जाता है शुरुआती नुक्ता 12वां घर होता है। 12वां घर भी क्योंकि 12वां घर बिस्तर की लज्जतों का भी घर है, और ये एक अहम घर है जो मोक्ष तक ले जाने वाला या मोक्ष का घर भी है। और इसीलिए क्योंकि ये एक अनंतता का घर है, और हमें हिंदू शास्त्रों से तो ये जरूर बताया गया है कि जीवन साथी का रिश्ता ऐसा है कि ये एक कर्मिक रिश्ता है, और ये रिश्ता अलग अलग जन्मों में आता रह सकता है, शायद अलग अलग सूरतों में, ये अलग अलग सूरतों में जाहिर हो सकता है। और इसीलिए 12वां घर अहम है क्योंकि ये अनंतता, मोक्ष और बिस्तर की लज्जतों दोनों का घर है। तो उपद लग्न की हिसाब कैसे लगती है? 12वें घर के मालिक को पहले देखा जाता है और वो कहाँ रखा हुआ है। तो अगर मिसाल के तौर पर आपकी वृषभ लग्न है तो 12वां घर मंगल के कब्जे में है, और फिर हम पहले देखते हैं मंगल कुंडली में कहाँ रखा हुआ है, या वो अपने मालिकाना घर यानी 12वें घर से कितनी दूर रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए मंगल चौथे घर में सिंह राशि में रखा हुआ है, तो मंगल अपने मालिकाना घर जो 12वां घर है से 5 जगह दूर रखा हुआ है। चौथे घर में सिंह राशि जो 12वें घर वाली मेष राशि से 5 घर दूर है। फिर हम मंगल से 5 और घर आगे देखते हैं और वो बन जाता है आपका उपद लग्न। तो अगर मंगल चौथे घर में सिंह राशि में रखा हुआ है तो उससे 5 घर दूर होगी धनु राशि, और वो होगा 8वां घर। और तो वृषभ वालों के लिए 8वां घर क्या है? वृषभ वालों के लिए 8वां घर धनु राशि है। तो अब धनु राशि और 8वां घर बन जाता है उपद लग्न का लग्न, या बन जाता है उपद लग्न। अब अगर आप 8वें घर को लग्न बना देते हैं तो सारे ग्रह अपनी अपनी राशियों में तो रहेंगे, लेकिन 8वें घर को लग्न बदलने की वजह से ग्रह अब अलग अलग घरों में आ जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर जब आप लग्न को बदलकर 8वें घर को उपद लग्न बना देते हैं तो आपका मंगल 9वें घर में सिंह राशि में होगा जहां धनु राशि लग्न है। तो इस तरह आप उपद लग्न को देखेंगे। अब एक बार आप धनु राशि को उपद लग्न बना देते हैं, अब वहां से आपकी तहकीकात शुरू होती है। पहली चीज आप देखते हैं कि लग्न कुंडली की तरह जहां 7वें मालिक को देखा जाता है, उपद लग्न में लग्न का मालिक असली रिश्ते के लिए सबसे अहम हो जाता है। तो धनु राशि बृहस्पति के कब्जे में है। तो आप देखेंगे कि बृहस्पति कुंडली में कहाँ रखा हुआ है और वो लग्न की जगह से कितनी दूर रखा हुआ है। तो इस खास लग्न के लिए आप देखेंगे बृहस्पति कहाँ रखा हुआ है। अब अगर बृहस्पति दूसरे घर में रखा हुआ है तो वो एक ऐसे शख्स को दिखाता है जो बहुत वफादार होगा, जो समर्पित होगा, और जो आपके घर के मामलों में बहुत गहराई से शामिल होगा। ये शख्स वो भी हो सकता है जिसे आप लंबे वक्त से जानते हैं, शायद उनके बचपन से या जब आप खुद बच्चे थे तब से, क्योंकि दूसरा घर आपके बचपन का भी घर है और वो तुरंत वाला घर जहां आप पैदा हुए। अगर तीसरा घर है जहां बृहस्पति रखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको अपनी शादी में कुछ मेहनत डालनी पड़ेगी। आप अपने जीवनसाथी को एक छोटी सफर पर भी पा सकते हैं जो आप करेंगे, या आप अपने जीवनसाथी तक ऑनलाइन संचार या ईमेल के जरिए भी पहुंच सकते हैं, और आप या हमारी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी शख्स को पा सकते हैं और बाद में वो शख्स जीवनसाथी बन जाता है। अगर बृहस्पति चौथे घर में है तो आप शख्स को अपने परिवार में करीबी क्वार्टर्स में या अपने परिवार के जरिए पा सकते हैं, या आपकी माँ भी जीवनसाथी को ढूंढने का जरिया बन सकती है। और जीवनसाथी वफादार होगा, कोई ऐसा होगा जो घर की देखभाल करेगा और शायद ज्यादा दौलती फायदे और खुशहाली भी लाएगा। अगर ये 5वें घर में चला जाए तो जीवनसाथी कोई ऐसा भी हो सकता है जो कलाओं से प्यार करता हो, जो परफॉर्म भी करता हो, शायद गाता या नाचता हो, कोई ऐसा जो हिसाब किताब से जुड़ा हो, वगैरह वगैरह। उपद लग्न के मालिक की हर जगह के लिए आप उसी हिसाब से तहकीकात करेंगे कि रिश्ता कैसा होगा। मुश्किल तब आ सकती है जब उपद लग्न का मालिक दुष्टाना घरों जैसे 6ठे, 8वें और 12वें में चला जाए, और उसी हिसाब से वो अलग अलग मुश्किलें ला सकते हैं। अगर ये 12वें घर में चला जाए तो हो सकता है कि वहां जुदाई हो, या एक दूसरे से दूर रहने के लंबे मुद्दत हो, या जीवन साथी विदेश में हो और आप किसी दूसरे मुल्क में हो।
और कुछ बहुत ही नादिर-दीदा मामलों में ये बहुत लंबे जुदाई के मुद्दत हो सकते हैं कि शख्स जीवन साथी से दूर चला जाए, शायद बिना मुश्किल हालात पर ज्यादा कंट्रोल रखे, और शादी में न रहना भी शायद रिश्ता हो, हालांकि कागज पर शादी कायम रहे। अगर ये छठे घर में चला जाए उपद लग्न का मालिक, तो हो सकता है कि जीवन साथी कुछ बीमारियों से परेशान रहे। ये भी हो सकता है कि वहां मुश्किलें हों, बहसें हों, झगड़े भी हों, और कुछ नादिर-दीदा मामलों में अदालती केस भी हो सकते हैं या जुदाई या तलाक तक जा सकते हैं। अब सिर्फ उपद लग्न देखकर नतीजे तहकीकात करने की बजाय उन्हें सातवें घर के साथ, शुक्र के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली का सातवां मालिक, जैसे इस मिसाल में हम वृषभ को लग्न और मंगल को 12वां मालिक मान रहे थे, तो वृषभ लग्न वालों के लिए सातवां मालिक मंगल है, तो मंगल की कुंडली में जगह भी देखें। तो क्योंकि हमने देखा कि मंगल चौथे घर में रखा हुआ है, तो मंगल की चौथे घर में जगह, मंगल जो कुंडली के लिए, जन्म कुंडली के लिए, जन्म की कुंडली के लिए सातवां मालिक है और चौथे घर में रखा हुआ है, और उपद लग्न का मालिक बृहस्पति अगर वो भी चौथे घर में चला जाए, तो ये बहुत अच्छा निशान है कि जीवन साथी वफादार है, जीवन साथी ईमानदार है, जीवन साथी घर की देखभाल करता है, जीवन साथी बहुत सहारा देने वाला है। हालांकि अगर उपद लग्न का मालिक आठवें घर में चला जाए जबकि जन्म कुंडली के लिए सातवां मालिक, जो मंगल है, चौथे घर में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वहां उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जीवन साथी उसकी जिंदगी में बहुत सदमे झेल रही होगी और सारी मुश्किलों के बावजूद फिर भी शादी कायम रहेगी। शादी बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि जीवन साथी वफादार होगा, ईमानदार और समर्पित होगा और शादी पर काम करेगा, और ये रिश्ते के लिए अहम है। अगर उपद लग्न का मालिक मिसाल के तौर पर 10वें घर में चला जाए जबकि मंगल छठे घर में चला जाए, मंगल जो जन्म कुंडली के लिए सातवां मालिक है, तो करियर से जुड़े नज़ारे दिखते हैं। आप अपने जीवन साथी को काम की जगह पर या काम की जगह के जरिए या काम की जगह के किसी साथी के जरिए पा सकते हैं, या जीवन साथी शादी के बाद आपके काम में शामिल हो सकता है और शायद आपके घर में दूसरी आमदनी का जरिया भी ला सकता है। तो उपद लग्न की तहकीकात आपकी जन्म कुंडली के सातवें घर के साथ मिलाकर या उसके साथ की जानी चाहिए और उसके बिना नहीं। और तीसरा, शुक्र की कुंडली में जगह भी देखी जानी चाहिए। अगर ज्यादा ताकतें शुक्र के साथ शेयर की जा रही हैं, उपद लग्न के मालिक, इस मामले में बृहस्पति के साथ भी और मंगल जो सातवां मालिक है के साथ भी, तो ये ज्यादा मजबूत इजहार है। कुछ मामलों में उपद लग्न का मालिक सातवां मालिक भी हो सकता है, तो उस मामले में बहुत मजबूत रिश्ते के नतीजे सामने आएंगे क्योंकि ये बहुत मजबूती से जाहिर होता है। और ग्रह की दशा और अंतर्दशा के दौरान घर और जीवन साथी का रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरेगा या कुछ और बातें सामने आएंगी, और आप दशा और अंतर्दशा के दौरान जीवन साथी के मामलों पर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। और अगर शुक्र सातवें घर से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो शुक्र की दशा या अंतर्दशा या शुक्र की गोचरा या गोचर के दौरान तो दो नतीजे सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, चेक करें उपद लग्न कहाँ है, उपद लग्न का मालिक कहाँ रखा हुआ है, वो किस तरह की ताकतें सातवें के साथ शेयर कर रहा है, सातवां मालिक कैसा है, और शुक्र के साथ, और नतीजे देखें। आपकी शादी के कुल नतीजे तीनों के साथ मिलाकर अकेले की बजाय, और फिर आप अपनी शादी के बारे में बहुत बारीक तफसीलात में जा सकेंगे कि वो क्या सामने ला सकती है। और फिर उन नतीजों की पुष्टि नवांश से भी करें, क्योंकि नवांश काफी हद तक आपकी शादीशुदा जिंदगी भी दिखाता है। और फिर आपको और करीबी नतीजे मिलेंगे, आपको और बारीक नतीजे मिलेंगे, और आपको ज्यादा दुरुस्त नतीजे मिलेंगे। और आप आपके जीवन साथी के बारे में नतीजों को घर के और करीब भी पिन पॉइंट कर सकेंगे। उसका स्वभाव, उसका चरित्र, शादी में उतार चढ़ाव, शख्स की ताकतें और मुश्किलें, और शादी कितनी अच्छी या बुरी होगी, आप कितने खुश या नाखुश हो सकते हैं, और शादी कितनी स्थिर या अस्थिर हो सकती है। दोस्तों, ये थी उपद लग्न के बारे में मेरी तहकीकात। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे पास से कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझ तक पहुंचें। और जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, ये थे आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।